नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। 9:30 बजे का वक्त होता है जब हम कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं हूं अजय मिश्र। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। पीएम मोदी आज करेंगे आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। इनकम टैक्स ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट। कहा, आईटीआर दाखिल करने से पहले अपनी विदेशी आय और संपत्ति को सावधानीपूर्वक करें रिव्यू। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024। डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है भारत। आरबीआई की रिपोर्ट में दावा, देश में यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 16 अरब 60 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। और आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1228 अंक चढ़ा 80,345 और निफ्टी 371 अंकों की बढ़त के साथ 24,275 पर कारोबार। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। आपको डिटेल्स में बताएंगे इन सभी खबरों के बारे में। साथ ही साथ आज हमारा फोकस होगा एनिमेशन और वीएफएक्स उद्योग पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय शेयर बाजारों की किस तरह से आज शुरुआत हुई। सप्ताह के पहले ही दिन थोड़ी राहत देते हुए आज भारतीय शेयर बाजार मुनाफे के साथ खुले हैं। 24,315 का स्तर आज गिफ्ट निफ्टी का दिखाई दिया। 272 अंक की तेजी आज शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे थे, उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी में भी तेजी के साथ शुरुआत हुई। 80,345 का स्तर दिखा। 1,227 का स्तर सेंसेक्स की ओपनिंग में। निफ्टी की ओपनिंग 370 अंक ऊपर हुई। 24,277 का स्तर दिखाई दिया आज के शुरुआती कारोबार में। टॉप गेनर्स आज के श्रीराम फाइनेंस 4% से ज़्यादा बढ़ता हुआ। बीईएल भी करीब 4.25%। बीपीसीएल में 3.5% की बढ़त है। एलएनटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% से ज़्यादा की बढ़त आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दी है। और आपको दिखाते हैं कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स फ्यूचर्स 242 अंक ऊपर। एसएनपी 500 में 20 अंक की तेजी और नैस्डैक में 38 अंकों की बढ़त दिखाई दी। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज एफटीएससी में 112 अंकों की बढ़त है। फ्रांस का सीएसई 41 अंक ऊपर और जर्मनी के डैक्स में 176 अंकों की बढ़त। 19,322 का स्तर आज दिखाई दिया। ये यूरोपियन मार्केट के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर। एशियाई बाजारों में जापान में बढ़त दिखाई दी है। 584 अंक ऊपर। 38,868 का स्तर दिखाई दिया आज निकी 225 का। हांगकांग का हैंगसेंग आज गिरता हुआ 65 अंक नीचे। कोरिया का कॉस्पी 37 अंक ऊपर। 2,540 का स्तर आज शुरुआती कारोबार। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हमारी जो है वो सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स पे लेकर है। कोऑपरेटिव्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के कई लोग एक साथ मिलकर के आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। दुनिया में सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में 30 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। ये इकाइयाँ पूरी दुनिया में करीब 10% लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में 28 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का दावा है कि पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और दुनिया की जो टॉप 300 कोऑपरेटिव्स हैं वो हर साल $2.4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का राजस्व कमाती हैं। और इसलिए पूरी दुनिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। आईसीए जो कि इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, उसके आंकड़े हैं। 1 लाख से ज़्यादा भारत में खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव्स हैं और अगर कुल कोऑपरेटिव्स की संख्या की बात की जाए भारत में तो 8 लाख कोऑपरेटिव्स हैं जिसमें 27 करोड़ से ज़्यादा लोग सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आज भारत मंडपम में 105 देशों के 300 से ज़्यादा संस्थाएं आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में इसी आशा की घोषणा की जाएगी और प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अनुज यादव, संवाददाता, और ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज बहुत धन्यवाद।
इम्पोर्टेंस तो हमने देख ली कितना इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर, लेकिन इसको आगे ले जाने की तैयारी और भारत का फोकस क्या रहने वाला है आज? देखिए अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फोकस रहा है सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करना। हम जानते हैं कि सहकारिता के अगर आप इतिहास की बात करें तो ये देश की आज़ादी से पहले का आंदोलन है, लेकिन उसके बावजूद भी सहकारिता के क्षेत्र को उतना बढ़ावा नहीं मिल सका पिछले वर्षों के दौरान जितना मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सहकारिता, पहली बार देश के अंदर सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाया गया और जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको इसका मंत्री बनाया गया, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने जो सहकारी बैंक हैं उसमें एक बड़ा काम गुजरात के अंदर किया था। तो आज हम कह सकते हैं कि अनुभवी एक नेतृत्व जो है इस देश को मिला है अमित शाह के रूप में, जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें किस तरीके से सहकार से समृद्धि की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, ये पिछले कई वर्षों के दौरान, अगर मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करूं, डेयरी सेक्टर की बात करूं, तो बड़े ऐसे उदाहरण हैं जो पूरे देश दुनिया के सामने हैं कि सहकारिता सिर्फ ना आर्थिक गतिविधियों को चलाने का एक बड़ा माध्यम है, आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनने का कितना बड़ा माध्यम हो सकता है सहकारिता, इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर इस क्षेत्र को मजबूत करके दिया है। बिल्कुल आज एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन सहकारिता का दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। ये देश में पहली बार ये सम्मेलन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है, जो उनका एक सपना रहा है कि देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गरीबी खत्म होनी चाहिए, असमानता खत्म होनी चाहिए, और ये तभी हो सकती है जब लोग इकट्ठा होकर समूह बनाकर काम करते हैं। और हम जानते हैं कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर गांव कस्बों के लोग, शहर के गरीब लोग जो है मिलकर इकट्ठा अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाते हैं, तो ना सिर्फ उस इलाके का विकास होता है बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो सहकारिता एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। अनुज, आपको लगता है कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता है, भारत में एफपीओज की सफलता है, साथ ही साथ कई राज्यों ने जो बेहतरीन काम किया है सहकारिता में, अमूल आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर के उभरा है, इन सभी सक्सेस स्टोरीज को इस कॉन्फ्रेंस में दर्शाया जाएगा और भारत भी अब वैश्विक होने के लिए तैयार है, भारत का जो कोऑपरेटिव है। देखिए बिल्कुल आज जो वैश्विक ये सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जो भारत की जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं वो तो बिल्कुल दुनिया के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं 3000 के आसपास, वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अमूल तो आज एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है। छोटी सी संस्था 10 लोगों से शुरू होती है और कई लाख लोग किस तरीके से इससे जुड़ते चले जाते हैं और अमूल एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बन जाता है, ये हमने देखा है डेयरी सेक्टर के अंदर। अब इसी तरीके से कई कहानियां अलग अलग एसएचजी जो ग्रुप हैं उनके माध्यम से, एफपीओज के माध्यम से लगातार देश के अंदर लिखी गई हैं। और खास तौर से सहकारिता के अंदर अजय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान और आर्थिक रूप से मजबूत होने का मौका मिला। आज हम जानते हैं कि आप ग्रामीण इलाके में जाइए, जो सहकारी ग्रामीण सहकारी बैंक हैं वो महिलाओं को, इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। और आज हम जानते हैं लिज्जत पापड़ का आपने बिल्कुल नाम सुना है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड लिज्जत पापड़ बन चुका है। ये एक बड़ी कहानी देश की है, अमूल एक बड़ी कहानी देश के अंदर है। और अब कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो ड्रोन के अंदर भी आ चुका है, जो ड्रोन के क्षेत्र में किस तरीके से तरक्की हो रही है, कृषि के काम में, बागवानी के काम में ड्रोन आज काम आ रहे हैं, और ये भी सहकारिता के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे पास तो वक्त इतना ही है, गरीबों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान और देश का उत्थान, ये सहकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी इसमें छिपी हुई है। और शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को दुनिया के सामने बातों को रेखांकित करते हुए नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद अनुज, वक्त निकालने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में अब सबसे ज़्यादा पकड़ मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 1991 से लेकर के 2024 की बात करें तो कुल 1059 अरब डॉलर का एफडीआई आया। इस अवधि में कुल एफडीआई का जो 65% हिस्सा है यानी करीब 690 अरब डॉलर सिर्फ 2014 और 2024 के बीच में आया। गौरतलब है कि 1991 में जब से देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर के
2024 तक के बीच में $370 अरब का ही FDI आया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियों की भी अहम भूमिका है। 2014 के बाद रक्षा, बीमा, रियल एस्टेट, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को FDI निवेश के लिए खोला गया। इसका असर FDI के नंबर्स पर भी दिखाई दिया है। अर्थव्यवस्था में निवेश पर स्पष्ट FDI का असर दिख रहा है। RBI और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक FDI में ये तेजी पूरी दुनिया में भारत के निवेश के प्रति जो बदलता नजरिया है उसका एक पैमाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को सलाह दी है कि वो अपनी विदेशी आय और संपत्ति को सावधानीपूर्वक रिव्यू करें और उन्हें अपने आयकर रिटर्न में सही तरीके से फाइल करें। डिपार्टमेंट के अनुसार चालू आकलन वर्ष के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देने वाले 2 लाख ITR दाखिल किए गए हैं। विभाग ने भारतीय निवासियों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न को संशोधित कर लें। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। विभाग के मुताबिक करदाता को अनुसूची विदेश संपत्ति को सही ढंग से दिखाने के लिए अपने टैक्स प्रोफाइल के मुताबिक ITR 2 या फिर ITR 3 का उपयोग करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए TD न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। और अब बात करते हैं इकॉनमी टुडे में आज के फोकस की। और आज के फोकस में आज बात करेंगे एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स के बढ़ते बाजार की, क्योंकि अब IFFI यानी जो गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसमें इसकी बात हो रही है। भारत के मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कैसे एक नई पहचान दी जाए, कैसे इसमें स्किल्स और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। अभी ऑनलाइन गेमिंग को भी एक बड़ा फोकस माना जा रहा है। $4.6 बिलियन का यह बाजार हो सकता है 2026 तक। भारत की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 20% एनिमेशन और VFX पर आ रहा है। पूरी दुनिया में जो बढ़ता AI और मशीन लर्निंग का चलन है, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि जो VFX और एनिमेशन में है उसमें कई सारी नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन भारत में ये बढ़ता हुआ बाजार, और ऐसा लग रहा है कि जो AVGC और एक्सटेंडेड रियलिटी में जो सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी भारत सरकार द्वारा की गई है, उसका एक सकारात्मक असर दिखाई देगा। राजन नवानी जो कि अध्यक्ष हैं CII राष्ट्रीय जो कमेटी है इसकी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। राजन नवानी साहब हैं और वरिष्ठ निर्माता रामोजी फिल्म्स के सब्बीर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राजन जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। कितना बड़ा फैसला है ये सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, FICCI और CII के सहयोग से मुंबई में खुलने जा रहा है, और किस तरह से आप देखते हैं इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए? नहीं, थैंक यू। और आपने बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है ये सेक्टर के बारे में। आई थिंक अभी ये जो इंडस्ट्री की हमेशा डिमांड रहती थी कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो है भारत के लिए कंपेयर टू जो हम आज हमारा जो खेल है दुनिया में इज़ वेरी अंडर परफॉर्मिंग। और अभी हमने ये तय किया है कि विद गवर्नमेंट, इंडस्ट्री ऑल वर्किंग टुगेदर टू सी हाउ वी कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स अगले 25 साल में एज वी गो टुवर्ड्स अ विकसित भारत इन दिस सेक्टर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा और इंडस्ट्री के साथ में जो ये COE बनने जा रहा है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, उसमें सारे जो कंटेंट और टेक्नोलॉजी को जो मिलाकर जो दुनिया में चेंज हो रहा है, वो भारत की तरफ से हमारा कैसे रोल ज़्यादा प्ले हो सकता है उसके बारे में है। आज तक अगर हम एनिमेशन और VFX वगैरह देखें कि वी हैव बीन अ बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, हमारी
ज़्यादा करके कंपनियां ज़्यादा सर्विसिंग कर रही हैं, पर अभी इंक्रीजिंगली हमको आईपी बना के ग्लोबल लीडरशिप के पोजीशन में दुनिया को एंटरटेन करने के लिए जो हमको अभी जो सहायता थ्रू दिस सीओई मिलेगी, विल क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू बी एबल टू डू दैट। आज भारत में आईपी क्रिएशन और आईपी के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ जो होगा उसके उस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लार्जर प्ले हो सकता है। एंड दिस कट्स अक्रॉस एनिमेशन, वीएफएक्स, वीडियो गेमिंग। जो आप बोलते हैं कि जो वीडियो गेमिंग है वो 200 बिलियन डॉलर ग्लोबल इंडस्ट्री, और मोबाइल के जरिए इंडियन के जो थीम्स हैं, क्रिकेट जो है वगैरह, ऐसे गेम्स हम इंडिया की तरफ से अपना सॉफ्ट पावर जो है वो ज्यादा करके दुनिया में करवा पहुंचा सकते हैं। हैं, बिल्कुल। क्रिकेट तो बहुत सी चीजें हैं जो जिससे ये चीजों से काफी फायदा होगा। सबीर हुसैन साहब जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं, जी सर, और वर्चुअल और मोशन पिक्चर कैप्चर स्टूडियो ईटीवी रामोजी फिल्म सिटी के साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद सर। स्किलिंग की दुनिया में आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन हमने देखा है रामोजी राव फिल्म सिटी के बारे में कौन नहीं जानता है, सब लोग वीएफएक्स में जो बाहुबली और RRR के सेट्स देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर। स्किलिंग के लिहाज से बात करें सर तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए खासतौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको गेम खेलना नहीं है बल्कि दुनिया के लिए गेम बनाने हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा है इसमें, क्योंकि हमारे जैसे रामोजी फिल्म सिटी में नॉट ओनली फिल्म्स बना रहे हैं काफी सालों से, अभी हमारे पास बच्चों के लिए कंटेंट, एक एनिमेशन डेडिकेटेड चैनल भी है ईटीवी बाल भारत करके, जो सारे लैंग्वेजेस में उपलब्ध है अभी फिलहाल। और हमने देखा है कि मतलब जैसे कंटेंट क्रिएशन ही नहीं हो गया, जैसे उस कंटेंट को हम गेमिफिकेशन भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमारा जो इंडियन कंटेंट है, खासकर हम लोग ओरिजिनल्स भी बनाते हैं, और इस ओरिजिनल्स को हम किस तरीके से आगे जाके एक गेमिफिकेशन मोड में भी किया जा सकता है, उसका लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस ये भी हमने देखा है, जैसे रमन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, स्किल सेट और टैलेंट का बहुत आने वाले दिनों में डिमांड होने वाला है। इसका थोड़ा हमारे पास कमियां है, हमारे पास प्रोफेशनल स्टूडियोज, प्रोफेशनल लर्निंग, और हम ये भी चाहते हैं कि देश के कोने कोने, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम हैदराबाद में कर रहे हैं, ये सारी चीजें बंगाल, उड़ीसा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इंडियन का जो शहर है उसमें भी जितने भी टैलेंट्स है वो लोग भी इस टैलेंट पूल के अंदर आए। तो एनसीओई जो अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका गठन हुआ है, आशीष कुलकर्णी जी है, बीरेन जी है उसमें, तो उनके जो नेतृत्व में जो भी उनका लीडरशिप है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसमें जो स्टेट लेवल का एवीजीसी एक्सआर का एक पॉलिसीज बन रहा है, उसमें टैलेंट पूल होगा, उसमें जैसे आईपी क्रिएशन हो सकता है, कंटेंट बनाने के काम हो सकता है, और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें भागीदारी, उसमें हिस्सेदारी हो सकता है यंगस्टर्स के लिए। हम जानते हैं कि जॉब सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमको नया रास्ता, नया चीजों को ऊपर जाना पड़ेगा, और हमारे देश में क्रिएटिव लोगों का कोई कमी नहीं है। हमारे कोने कोने में यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एक्सपोजर और उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है अभी फिलहाल। और एनसीओ मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो आने वाले दिनों में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री में रहे, हमने देखा है कि जब हम आईपी क्रिएट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में, एनिमेशन बनाने में, एनिमेशन करने में, उसमें एग्जीक्यूशन लेवल पे हमारा टैलेंट जितना होना चाहिए उसका कमी है अभी भी, और बड़े पैमाने में लोग चाहिए, बड़े इट इज एन इंडस्ट्री काइंड ऑफ अ थिंग। सो अभी अगर हम सारे इंडिया से इस टैलेंट पूल को स्टेट वाइज इकट्ठा करके नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको, हम डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। जैसे आप छोटा भीम को देख लीजिए, इतना 190 कंट्री में मेरे ख्याल से उसको देखा जाता है, वो बहुत बड़ा उपलब्धि है इंडियन कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारा कितना सारे कहानियां हैं जो कहना है, बिल्कुल सारे चीजें करना है, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। राजन, लेकिन एफडीआई को लेकर के आप लोग कितना उम्मीद लगाए हुए हैं कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एफडीआई के दरवाजे तो खुले हैं, 100% एंटरटेनमेंट आ सकता है, कितना ल्यूक्रेटिव मार्केट इंडिया है, पूरी दुनिया कैसे देख रही है इसको? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। एंड आई थिंक जो जैसे हमारी बात हो रही है कि जैसे इंडियन टैलेंट वैल्यू चेन में ऊपर जाएगा, उस तरीके से मेरे हिसाब से काफी इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वगैरह भी आ सकती है। बिकॉज इंडिया का दो स्ट्रेंथ्स है इंडिया के, एक तो हमारी टैलेंट है जो आज वैसे भी सारे, अगर आप हॉलीवुड देखिए, बाकी देखिए, उसका जो सर्विसिंग जो हो रही है, एनिमेशन, वीएफएक्स, काफी गेमिंग स्टूडियोज के जो बैकएंड्स भी हैं वो इंडिया में है। अभी इंडिया का अपॉर्चुनिटी है कि
foreign investment will come to build IPs from India that will be around the world. तो एक तो वो चीज़ है जिसके लिए हमको वैल्यू चेन में जो हमारी टैलेंट है उसको काफ़ी अपवर्ड मूव करनी है, और हम ये काफ़ी देख रहे हैं. हमारे साथ भी वार्नर वगैरह जुड़े हुए हैं, काफ़ी ग्लोबल कंपनीज अभी आ रहे हैं, क्राफ्टन वगैरह, with whom we have partnered on equity basis, and we are seeing as Jet Synthesis also a big pull from global investors wanting to do more for India to build IPs from here for the world. But biggest opportunity जो मैं देखता हूँ कि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट वो भी बहुत लार्ज है. तो अगर हम देखें कि ग्लोबल प्लेयर्स जो भारतीय के एंटरटेनमेंट का माइंडसेट चाहते हैं, they have to come to India, partner with companies in India to be able to build their presence and strength. वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. और जैसे हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, as I was saying, over the next 5 years or 10 years, जैसे चाइना 10-15 साल पहले था, इंडिया का वही आज $2,500 की जो पर कैपिटा जीडीपी है, उसमें अगर $1,000-1,500 भी बढ़ते गया, वो एंटरटेनमेंट सेक्टर में उसका स्पेंड काफी होगा. सो आई थिंक इवन एज अ डोमेस्टिक मार्केट, it is a very attractive market for global investors. Also, to use Indian talent and Indian companies to do more from India, for India and for the world. So I am very optimistic कि ये चीजों में काफी पुश होगी, और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री अगर साथ इसको लेके चले तो आई थिंक स्काई इज. सबीर, चलते चलते, चूंकि ईटीवी नेटवर्क का रीजनल फुटप्रिंट शायद सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, स्टेट गवर्नमेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे प्रोएक्टिवली, क्योंकि केवल हैदराबाद और मुंबई से काम नहीं चलने वाला है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं. इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है, जैसे एवीजीसी एक्सर पॉलिसी को तैयार किया है और हर स्टेट को बोला है आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो. तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हमने एवीजीसी सेक्टर में इतना इस तरह के कदम लेते हुए नहीं देखा है. तो इसमें जितने भी स्टेट है उनका अपना पॉलिसी बनेगा, उसमें उनका स्टेट लेवल का जो जितने भी उनका एनिमेशन स्टूडियोज है या इंस्टीट्यूट्स है उसमें जुड़ेगा, और उसमें जुड़ के इवेंट्स होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, मार्केट में आएंगे. सब मान लीजिए अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे टैलेंट्स है, लेकिन जब तक वो वहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सेक्टर नहीं बनेगा, जिस तरीके से नेशनल लेवल को लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे या वहाँ का लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो इंटरेक्शंस या उसका जितने भी टैलेंट्स है उसको यूटिलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है मुंबई या दिल्ली में, राइट. एक बहुत बड़ा एरिया जो है, ग्रे एरिया ये है. जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी आप बात कर रहे थे, इसमें मैं और एक एरिया के ऊपर मैं थोड़ा इसमें गौर फरमाना चाहूंगा, वो है कि R&D सेक्टर जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही बात, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है. नॉट ओनली आईपी क्रिएशन, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजिकल एग्जीक्यूशन लेवल पे भी बहुत लोगों का जरूरत है. चाहे वो वर्चुअल प्रोडक्शन हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, एक्सटेंडेड मिक्स रियलिटी, कुछ भी हो जाए. सही बात. एआई के साथ भी जो हम काम करेंगे, एआई खुद ही सारे काम नहीं करेंगे, उसमें इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड्स होना पड़ेगा, और वो लोग सारे लोग ट्रेन होने पड़ेंगे प्रॉपर्ली इस्तेमाल करने के लिए, किस हद तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे वो हमारे इंडिया के अंदर हो, चाहे हम थोड़ा फॉरेन कोलैबोरेशन करें, उसमें जितने भी देश इसमें विकसित है इस एरिया में, उन लोगों से कोलैबोरेट करके हमारा एनसीओई इसमें कुछ बड़ा इनिशिएटिव कदम लेंगे, तो मेरे ख्याल से इंडिया विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस एंटरटेनमेंट फील्ड. बिल्कुल सही कहा आपने शब्बीर हुसैन साहब कि जो AR VR की टेक्नोलॉजी है, अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और उसमें भी उसका इस्तेमाल हो सकता है. हमारे जो नई युवा पीढ़ी है उसको अपस्केल करने के लिए बहुत धन्यवाद. राजन नवानी साहब, आपका शुक्रिया. शब्बीर हुसैन साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की अन्य खबरों के साथ. आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ. इकोनॉमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार. रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को लोन चुकाने के लिए नए विकल्प पेश करें. नए नियमों के तहत कंपनियों को होम लोन और ऑटो लोन की तरह ही गोल्ड लोन चुकाने के लिए EMI का विकल्प देना होगा. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपने नंगल प्लांट में नैनो यूरिया का एक आधुनिक प्लांट लगाने जा रही है. इसमें कंपनी नैनो की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर उत्पादन करेगी. कंपनी नंगल में प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की 1.5 लाख बोतलें बनाएगी. एप्पल ने भारत में आईफोन मोबाइल उत्पादन में नया कीर्तिमान बनाया है. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $10 अरब मूल्य के मोबाइल फोन का उत्पादन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 37% ज्यादा है. पिछले वित्त वर्ष में एप्पल ने $10 अरब से अधिक मूल्य के आईफोन का निर्यात किया था, और इस वित्त वर्ष में कंपनी ने 5 महीने शेष रहते ही उस आंकड़े को हासिल कर लिया है.
एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शीतकालीन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर के 3 प्रमुख स्थानों गुवाहाटी, अगरतला और इम्फाल से उड़ानें बढ़ाने की घोषणा की है। गुवाहाटी से अपने साप्ताहिक उड़ानों की संख्या को भी 63 से बढ़ाकर 106 कर दिया गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब वॉइस मैसेज को बिना सुने आप पढ़ सकेंगे। ये नया वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर खासतौर पर शोरगुल वाले माहौल या बिजी मीटिंग्स में बेहद काम आएगा। व्हाट्सएप ने बताया कि ये फीचर आने वाले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। भारत की 26 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान 35,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेची हैं। इनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सबसे अधिक बिक्री बुकिंग की है। शेयर बाजारों के मुताबिक कंपनियों ने संयुक्त रूप से 34,985 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग की है। बिहार में पथ निर्माण विभाग अपनी सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट अब AI और मशीन लर्निंग से जुटाएगा। शुरुआत में 2000 किलोमीटर सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना से जोड़ा गया है। सड़क के गड्ढे, बैरियर का टूटना, डिवाइडर की गड़बड़ी, सड़क के किनारे उगी घास पर AI सेंसर लगे वाहन से नजर रखी जाएगी।